हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2021 में आई तेलुगु फिल्म श्याम सिंगर रॉय को। इस फिल्म को IMDb पर 7.9 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 96% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। फिल्म वाकई काफ़ी अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लव स्टोरी के साथ साथ सस्पेंस भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। फिल्म में लीड रोल में है सई पल्लवी, सुपरस्टार नानी और कीर्ति शेट्टी। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत में हम वासु नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक अपकमिंग राइटर और डायरेक्टर है। क्योंकि उसे अभी तक किसी मूवी को डायरेक्ट करने का चांस नहीं मिला है, इसलिए वो अपनी स्क्रिप्ट पर शॉर्ट मूवी बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने दोस्त के साथ कई लड़कियों का ऑडिशन लेता है। पर उसकी शॉर्ट स्टोरी के लिए कोई भी लड़की फिट नहीं होती। तभी उसकी नज़र उस कॉफी शॉप में आई हुई एक लड़की कीर्ति पर पड़ती है। कीर्ति की बॉडी लैंग्वेज और बात करने की स्टाइल से वासु काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। कीर्ति उसकी शॉर्ट फिल्म के लिए उसे बिल्कुल सही चॉइस लगती है, लेकिन जब इस बारे में वासु कीर्ति से पूछता है तो वह उसे साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे फिल्म्स में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। फिर भी वासु अपने फ्रेंड के साथ कीर्ति के घर आ जाता है उसे कन्विंस करने के लिए। वह कीर्ति से कहता है कि उसका सपना है कि वह बहुत बड़ा डायरेक्टर बने, पर उसका इतना बजट नहीं है कि वह इसके लिए किसी बड़ी हीरोइन को साइन कर सके। इसीलिए वह कीर्ति से अपनी फिल्म में काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काफ़ी मिन्नतों के बाद कीर्ति उसकी फिल्म में काम करने को मान जाती है। उस फिल्म में कीर्ति को एक ऐसी लड़की का रोल प्ले करना था जिसे बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक था। कीर्ति ने वासु को कुछ ही डेट्स दी हुई थी क्योंकि उसको कुछ वीक्स के बाद पढ़ाई करने के लिए दूसरे सिटी में जाना था। एक दिन शूटिंग के दौरान कुछ लड़के कीर्ति को छेड़ने लगते हैं। तब वासु कीर्ति को बचाने के लिए उन लड़कों को मारने पीटने लगता है। इसी मारपीट के दौरान एक लड़का वासु के सिर पर किसी भारी चीज से मार देता है, जिसे वासु के सिर पर चोट लग जाती है और उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कुछ धुंधली धुंधली सी पिक्चर्स दिखाई देने लगते हैं, साथ ही उसके कान से खून भी निकलने लगता है। उसके बाद वासु उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तब उसका दोस्त बीच में आकर उसे रोकता है और उसे वहाँ से ले जाता है। कुछ दिनों बाद वासु की शॉर्ट फिल्म रेडी हो जाती है जिसे एक प्रोड्यूसर काफ़ी पसंद करता है और वासु को एक फिल्म की स्टोरी लिखने का ऑफर भी देता है। यानी अब वासु अपनी पहली मूवी की स्टोरी लिखने वाला था जिससे उसका पूरा करियर चेंज हो सकता था। इसलिए वासु स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वासु को प्रोड्यूसर को कॉल आता है और वह उसे नेक्स्ट डे स्टोरी सुनाने को कहता है, पर वासु ने अभी तक स्टोरी का क्लाइमेक्स नहीं लिखा था। इसलिए रात को वासु क्लाइमेक्स लिखने लगता है, पर उसे कोई भी क्लाइमेक्स आइडिया नहीं आता, जिसकी वजह से वासु टेंशन के कारण काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। थोड़ी देर बाद अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके कान से फिर से खून बहने लगता है और उसके बाद वासु क्लाइमेक्स भी लिखकर अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर देता है। क्लाइमेक्स लिखते समय वासु को कुछ धुंधले धुंधले से पिक्चर्स दिखाई दे रहे थे जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे जब वासु अपनी स्टोरी उस प्रोड्यूसर को दिखाता है तो प्रोड्यूसर स्टोरी पढ़कर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वासु की पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। वासु अपनी पहली फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है, इसीलिए वह अपने सभी फ्रेंड्स को पार्टी देता है। पार्टी में कीर्ति भी आती है। वह वासु को एक रेड कलर का शर्ट गिफ्ट करती है और उसे कहती है कि जब वह डायरेक्टर बन जाए तो वो इसी शर्ट को पहने, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वह अब तक उसे भूला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे कीर्ति अपनी स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर जा रही थी। इतने दिनों से साथ काम करने के कारण कीर्ति को वासु से प्यार हो गया था, इसीलिए सबके जाने के बाद वह वासु को किस करती है, जिसके बाद वासु भी उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अचानक वासु को कुछ विजुअल्स दिखने लगते हैं और वह किसी रोजी का नाम लेने लगता है। यह सुनकर कीर्ति नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि वासु पहले किसी रोजी नाम की लड़की के साथ था, इसीलिए कीर्ति वासु को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, जिससे वासु बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह किसी रोजी नाम की लड़की को जानता तक नहीं था। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि वह अपनी मूवी पर ध्यान दे।
जिसके बाद वासु अपनी मूवी पर ध्यान देने लगता है। आफ्टर 1 ईयर वासु की मूवी कंप्लीट हो जाती है और थिएटर में रिलीज होती है। थिएटर से निकलने वाले लोगों से वासु को पता चलता है कि उसकी मूवी सुपरहिट हो गई है, जिसके बाद हर जगह वासु की तारीफ होने लगती है। मूवी की सक्सेस देखकर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मूवी का हिंदी में रीमेक करना चाहते हैं। वासु बतौर बॉलीवुड डायरेक्टर मुंबई आता है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहां वासु कीर्ति की दी हुई वही रेड शर्ट पहनकर आता है। उसके इंटरव्यू के दौरान पुलिस आकर उसको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि एसआर पब्लिकेशन ने कंप्लेंट की थी कि वासु ने अपनी फिल्म में उनके अस्तित्व नाम की किताब की कहानी को हूबहू कॉपी किया था और इसकी वजह से वासु पर कॉपीराइट का केस किया जाता है। अब वासु की हर तरफ बदनामी होने लगती है। उसे जो भी प्रोजेक्ट मिले थे वह सब उसके हाथ से निकल जाते हैं। कीर्ति के फादर कीर्ति को फ़ोन पर वासु के बारे में बताते हैं। तब कीर्ति मोबाइल में वासु की न्यूज़ देखती है, जिसमें उसे वासु के केस के बारे में पता चलता है। उस वीडियो में वासु ने उसकी दी हुई वही शर्ट पहनी हुई थी। यह देखकर कीर्ति को लगता है कि शायद वासु अभी भी उसे प्यार करता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो वापस आ जाती है और वासु के फ्रेंड के साथ वो अपनी कजिन लॉयर पद्मावती के पास जाती है। क्योंकि कोई भी लॉयर वासु का केस लेने को तैयार नहीं था, इसीलिए कीर्ति पद्मावती से रिक्वेस्ट करती है कि वो वासु का केस लड़े। तब पद्मावती वासु का केस लड़ने के लिए राजी हो जाती है और वह वासु से जाकर मिलती है, पर वासु कहता है कि उसने कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं किया है। इनफैक्ट उसने तो वह किताब अस्तित्व कभी पढ़ी भी नहीं है, यह उसकी खुद की ओरिजिनल स्टोरी है। लेकिन पद्मावती उसे बताती है कि उसकी मूवी उस किताब की हूबहू नकल है, इसीलिए यह एक ओपन एंड शट केस है। तो वह माफ़ी मांग के कोर्ट से रिक्वेस्ट करे, जिससे उसे सिर्फ 6 साल की सज़ा होगी और कुछ जुर्माना होगा। लेकिन वासु इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने किसी भी किताब से कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं किया है। नेक्स्ट डे पद्मावती के अगेंस्ट मिस्टर कृष्णमूर्ति लॉयर होते हैं, जो कि काफ़ी फेमस लॉयर थे और पद्मावती के आइडियल भी थे। वो कोर्ट से वासु के अगेंस्ट एसआर पब्लिकेशन की तरफ से उनकी 50 साल पुरानी किताब अस्तित्व, जो कि श्याम सिंगर रॉय ने लिखी थी, उसकी कॉपी करने के जुर्म में उसे कड़ी से कड़ी सज़ा और जुर्माना देने को कहते हैं। पर डिफेंस में वासु बोल देता है कि उसने किसी भी किताब का कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं किया है, यह उसकी खुद की स्टोरी थी। चाहे तो उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसके लिए वकील कृष्णमूर्ति और जज एग्री हो जाते हैं और वासु का लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट में लिखा था कि वासु बिल्कुल सच बोल रहा है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि लाई डिटेक्शन टेस्ट को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें चीटिंग की गुंजाइश होती है। पर कोर्ट फिर भी वासु को 3 दिन का टाइम देता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए और वासु को बेल भी मिल जाती है। जिसके बाद पद्मावती वासु को बताती है कि उसने श्याम सिंगर रॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। उनकी माँ तेलुगु थी और पिता बंगाली। श्याम सिंगर रॉय ने लव मैरिज की थी और वह वेस्ट बंगाल में रहते थे। उनके 3 और भाई भी थे और वह सबसे छोटा भाई था। कुछ सालों बाद श्याम सिंगर रॉय एक फेमस राइटर और एक्टिविस्ट बन गया, पर 1977 के बाद उसका किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। उसके बाद 1985 में उनके भाइयों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद एसआर पब्लिकेशन को उनके भाइयों के बच्चे ही रन करते हैं, जिन्होंने वासु के अगेंस्ट केस फाइल किया था। उसके बाद वासु श्याम सिंगर रॉय की पिक्चर्स देखने लगता है और उनकी बुक पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ते पढ़ते अचानक फिर से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके बाद वासु के कान से फिर से खून निकलने लगता है। यह देखकर कीर्ति को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसने कई बार नोटिस किया था कि जब जब वासु का बिहेवियर चेंज होता था उसके कान से ब्लीडिंग होने लगती थी। दूसरे दिन कीर्ति अपनी प्रोफेसर लीला से जाकर इसके बारे में बात करती है, क्योंकि लीला बाय प्रोफेशनल एक साइकोलॉजिस्ट थी और वह कीर्ति की टीचर भी थी। लीला कीर्ति को वासु के माइंड के अंदर की बात जानने के लिए उसका क्लिनिकल हिप्नोटिज्म करने को कहती है, जिसके लिए दूसरे दिन कीर्ति वासु को उसके क्लिनिक ले जाती है। उधर एसआर पब्लिकेशन के ऑफिस में एक बूढ़ा व्हीलचेयर पर दिखाया जाता है, जो पूछता है कि क्या ये केस श्याम सिंगर रॉय की स्टोरी का है। दूसरी तरफ वासु को हिप्नोटिज्म करने के लिए लाया जाता है और जहां थोड़ी देर नॉर्मल आंसर देने के बाद वासु का बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है और वह अपना नाम श्याम सिंगर रॉय बताता है
और वह रोजी का नाम लेने लगता है। जब उसे पूछा जाता है कि रोजी कौन है, तो वह बताता है कि रोजी उसकी वाइफ है। जिसके बाद स्टोरी में हम 1969 का वेस्ट बंगाल दिखाया जाता है, जहां श्याम सिंह रॉय अपने भाइयों के साथ रहा करता था। पर उसके भाई उसके अलग सोच विचार से नाराज रहते थे, क्योंकि वह ऊंच नीच जाति पाति में विश्वास नहीं करता था, सभी को समान दर्जा देने में विश्वास करता था और वह अपनी कलम की ताकत से लोगों की सोच बदलना चाहता था और उस समाज में रेवोल्यूशन लाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि एक गांव में ऊंची जाति के लोग और पंडित कुछ दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं और उन दलितों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर कुएं से पानी ले लें। वह इंतजार करते रहते हैं कि कोई उन्हें थोड़ा सा पानी दे दे। यह बात श्याम सिंह रॉय को पता चल जाती है, तो वह वहां पर पहुंच जाता है और एक दलित को कुएं से पानी लेने को कहता है। और जब वह दलित उस कुएं के पास पहुंचता है तो ऊंची जाति के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अगर उसने उसके कुएं को छुआ तो वह कुआं अपवित्र हो जाएगा। यह सुनकर गुस्से में श्याम सिंह रॉय उस दलित को कुएं में ही फेंक देते हैं और उसे निकालने के लिए रस्सी भी फेंक देते हैं। जिसके बाद वह ऊंची जाति के लोगों से कहते हैं कि ये कुआं अब अपवित्र हो चुका है, इसलिए सिर्फ दलित जाति के लोग ही अब इस कुएं का पानी ले सकते हैं। ऊंची जाति के लोग अब ये पानी नहीं पी सकते, जिसकी वजह से उस गांव के ऊंची जाति के लोग श्याम सिंह रॉय से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और इसके बारे में उनके बड़े भाई को आकर बता देते हैं। तो उनके बड़े भाई गुस्से में श्याम सिंह रॉय को थप्पड़ मारते हैं और दलित लोगों की इस तरह से मदद करने को मना करते हैं, क्योंकि वो उस गांव के जमींदार थे और उनके गांव में काफ़ी इज्जत थी और वह खुद भी ऊंची जाति के थे। पर श्याम सिंह रॉय इन सबसे ऊब चुका था और वह कोलकाता जाना चाहता था, क्योंकि वहां उसके विचारों को आज़ादी मिल सकती थी। यहाँ तीनों भाइयों में से सबसे छोटा भाई मनोज श्याम को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था। बाकी के दो भाई तो श्याम से नाराज ही रहते थे, पर श्याम अपने बड़े भाई को पिता समान ही मानता था। इसीलिए वह रात को चुपचाप अपने बड़े भाई के पैर छूकर घर से निकल जाता है। पर क्योंकि उस समय नवरात्रि चल रहे थे, इसीलिए वह मंदिर से नाच गाने की आवाज़ सुनकर मंदिर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर श्याम कुछ लड़कियों को मंदिर में डांस करते हुए देखता है। वहाँ वो एक मैत्री नाम की लड़की को देखता है, जिसे देखकर श्याम मोहित हो जाता है। उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है। डांस के बाद सारी लड़कियों को एक हवेली में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। जब इस बारे में श्याम वहाँ किसी से पूछता है तो वह बताता है कि ये बांग्लादेश से लाई हुई देवदासियाँ हैं, जिन पर सिर्फ भगवान और मंदिर के महंत का ही अधिकार होता है, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। एक तरह से उन्हें दासी बनाकर रखा गया था। एक दिन उन लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, जहां उस मंदिर का महंत आता है और एक लड़की को सिलेक्ट करता है और अपने साथ ले जाता है। यानी वो महंत जिस लड़की को सिलेक्ट करता था वो उसके साथ सेक्सुअल होता था। उन दीवारों के पीछे उन लड़कियों का शोषण होता था। दूसरे दिन श्याम फिर से उस मंदिर में जाता है और वहाँ डांस खत्म होने के बाद मैत्री के घुंघरू टूट जाते हैं। तब श्याम सिंह रॉय आकर मैत्री की हेल्प करता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाने को कहता है, पर मैत्री कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली जाती है। रात को मैत्री अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक पर्सन उसे बाहर ले जाना चाहता है और वह उसे पसंद भी आ गया है। और इस तरह से श्याम सिंह रॉय वहाँ से जाने का प्लान तत्काल पोस्टपोन कर देता है और हर शाम वो मैत्री को देखने के लिए मंदिर जाने लगता है। और एक दिन मौका देकर वो मैत्री को कह देता है कि आज रात 10 बजे वह पीछे वाले गेट पर उसका इंतज़ार करेगा। और जिसके बाद रात को मैत्री छुपते छुपाते उससे मिलने भी आ जाती है। वह उसे नदी के किनारे ले जाता है और उसे नाव में घुमाता है और उसे नाव चलाना भी सिखाता है। बाहर की खुली हवा में मैत्री को सांस लेकर बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद हर रात को दोनों मिलने लगते हैं। नवरात्रि की लास्ट नाइट पर श्याम सिंह रॉय ने मैत्री को अपने साथ कोलकाता चलने को पूछा, जहां वह उससे शादी भी करना चाहता था। पहले तो मैत्री डर गई, पर उसे श्याम के प्यार पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह अगली रात उसके साथ जाने को मान जाती है, क्योंकि वह खुद भी उस नर से आज़ाद होना चाहती थी। श्याम ने मैत्री को एक नया नाम भी दिया था, रोज़ी। वह उसे रोज़ी कहकर ही बुलाया करता था। अगली रात काफ़ी देर तक मंदिर के बाहर इंतज़ार करने के बाद भी जब रोज़ी नहीं आती है तो श्याम खुद ही मंदिर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और रोज़ी घायल अवस्था में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। यह देखकर श्याम ने जल्दी से रोज़ी को अपने बाहों में उठा लिया
और वहाँ खड़ी दासियों से पूछने लगा कि यहाँ क्या हुआ था। तब वो सारी दासियाँ उसे बताती हैं कि जब उस रात रोज़ी अपना सामान बांधकर वहाँ से निकलने वाली थी, तभी वहाँ महंत आ जाता है और उसके लोग सारी लड़कियों को लाइन में लगा देते हैं, जिसमें से महंत ने एक 10 साल की लड़की को सेलेक्ट किया। और जब वह लोग उस लड़की को ले जा रहे थे, तब रोज़ी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर महंत ने रोज़ी को पट्टी से सबके सामने बहुत मारा और उसे अपमानित करने के लिए उस पर टॉयलेट भी किया। यह सब जानने के बाद श्याम सिंगर रॉय का गुस्सा फूट पड़ा और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ महंत पूजा कर रहा था, जिसके बाद वहाँ पर बहुत देर तक फाइट हुआ। आखिर में श्याम सिंगर रॉय ने महंत को ले जाकर कोयलों की दहकती आग में जिंदा जला दिया, जिससे उसे उसके किए हुए कर्मों की सज़ा मिल गई और उन दासियों को आज़ादी मिल गई। इसके बाद श्याम रोज़ी को लेकर कोलकाता आ जाता है और वहाँ एक रॉयल पैलेस प्रिंटिंग प्रेस में जाकर काम मांगने लगता है। तब वहाँ के मालिक ने उसे बिना पैसों के काम करने को कहा, जिस पर श्याम राजी हो जाता है। वहाँ के मालिक ने उसे रहने को घर और खाना भी दिया, जो एक मधु नाम की लड़की लेकर आया करती थी। वह मकान मालिक की पोती थी। कुछ दिनों बाद श्याम सिंगर रॉय और रोज़ी ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद जब वह डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि रोज़ी कभी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद श्याम रोज़ी को और ज़्यादा खुश रखने लगा। एक दिन श्याम ने एक स्क्रिप्ट लिखकर अपनी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को छापने को दी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद श्याम सिंगर रॉय ने बहुत सारी किताबें लिखी और वह किताबें बहुत पॉपुलर हो गई, जिससे कुछ ही समय में श्याम सिंगर रॉय एक बहुत बड़े लेखक बन गए और फेमस एक्टिविस्ट भी। उनके शब्द लोगों के दिलों में घर करने लगे। वह एक नए रिवॉल्यूशन लेकर आने लगे। समाज में लोगों की सोच बदलने लगी, पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके विचारों के खिलाफ थे, पर बहुत से लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित भी थे। काफ़ी पैसा आने के बाद श्याम सिंगर रॉय अपने घर के सामने वाली ज़मीन पर मकान बनाने के लिए खरीद लेते हैं और रोज़ी को इस बारे में बताते हैं। पर रोज़ी ने श्याम से कहा कि वो उन देवदासियों की फिक्र करती है जो आज भी कहीं ना कहीं कैद है। इस पर श्याम सिंगर रॉय ने इसी टॉपिक पर अपनी नेक्स्ट बुक लिख दी और उस खाली ज़मीन पर उन्होंने एक आश्रम बनवा दिया, जहां हर जगह से देवदासियां आकर वहां रह सकती थीं और अपना जीवन निर्वाह कर सकती थीं और उनके खाने पीने की सारी जिम्मेदारी भी खुद ले ली थी। श्याम सिंगर रॉय ने खुद का पब्लिकेशन हाउस भी ओपन कर दिया था, जिसका नाम SR पब्लिकेशन था। इन सब से रोज़ी बहुत खुश थी। एक दिन रोज़ी श्याम की गोद में लेटकर कहती है कि उसकी एक आखिरी विश और है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो वो ऐसे ही श्याम की बाहों में रहे और उसके फेस पर एक स्माइल हो। नेक्स्ट डे श्याम सिंगर रॉय के भाई मनोज आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वह उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर इन लोग को आए हुए लगभग 7 साल बीत चुके थे। अपने बड़े भाई के बारे में सुनकर श्याम जाने को तैयार हो जाता है, पर रोज़ी उसे जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे डर था कि महंत की हत्या के बाद नाराज़ वहाँ के लोग कहीं श्याम के साथ कुछ गलत ना कर दें। पर श्याम रोज़ी को कहता है कि वह अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानता है, इसीलिए उसे जाना होगा। तब रोज़ी उससे प्रॉमिस लेती है कि वो लौटकर ज़रूर आएगा। तो श्याम सिंगर रॉय रोज़ी को प्रॉमिस करता है कि वह वापस ज़रूर आएगा। रास्ते में नाव पर श्याम एक छोटी लड़की को देखता है, जो नाव के ऊपर चौक से पेंटिंग बना रही थी। उसे देखकर श्याम वहीं पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखता है और उसे पढ़ने को मनोज को देता है। मनोज स्टोरी पढ़कर अपने पास ही रख लेता है। घर आने पर उसके दोनों भाई मनोज को बाहर से सब्जी लाने को भेज देते हैं और श्याम से उसके बड़े भाई अपनी पसंद की लड़की से शादी करने को कहते हैं। इस पर श्याम सिंगर रॉय उन्हें बोल देता है कि वह पहले से रोज़ी से शादी कर चुका है। इसके बाद उसके बड़े भाई श्याम के पेट में चाकू घुसा देते हैं और उनका दूसरा भाई उसकी पीठ पर चाकू घुसा देता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि महंत की हत्या करने के बाद जब श्याम सिंगर रॉय ने एक देवदासी से शादी कर ली थी तो उस गांव में उनकी इज्जत चली गई थी और उस इज्जत को दोबारा पाने के लिए उन्होंने अपने भाई को ऑनर किलिंग में मार दिया। श्याम सिंगर रॉय ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने भाई उसके साथ ऐसा करेंगे। तभी वहाँ मनोज आ जाता है और वह श्याम को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। तब श्याम मनोज से कहता है कि वह रोज़ी को वादा करके आया था कि वो वापस ज़रूर जाएगा और इसी अधूरी इच्छा के साथ श्याम सिंगर रॉय की मौत हो जाती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है।
जहां वासु को अपना पुनर्जन्म याद आ चुका था। इसीलिए वह रोजी के बारे में पता करने के लिए कोलकाता आता है, जहां उसे रॉयल पैलेस में मधु मिलती है और उसे बताती है कि श्याम सिंघा रॉय के जाने के बाद रोजी भी उसे ढूंढने के लिए कहीं चली गई थी और उसके बाद वह कहाँ गई उसे नहीं पता था। और वहाँ देवदासियों के लिए बनाया गया आश्रम भी बंद हो चुका था और सारी देवदासियाँ अपनी अपनी जगह लौट गई थी। वहाँ पर वासु को रोजी के घुंघरू मिलते हैं, जिसे देखकर वो रोने लगता है। अब कोर्ट में वासु की हिप्नोटिज्म वाली वीडियो और सारी कहानी दिखाई जाती है, पर मिस्टर कृष्णमूर्ति वासु के पुनर्जन्म की कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं और वासु से सबूत मांगते हैं। पर वासु के पास कोई भी सबूत नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि वही श्याम सिंघा रॉय का पुनर्जन्म है। इसीलिए जज वासु के खिलाफ अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि एक स्पेशल विटनेस की रिक्वेस्ट आती है, जो और कोई नहीं बल्कि एसआर पब्लिकेशन के चेयरमैन मनोज सिंघा रॉय थे। वह वासु को देखने के बाद कहते हैं कि यही श्याम सिंघा रॉय का पुनर्जन्म है। ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है, पर इस बात को मिस्टर कृष्णमूर्ति नहीं मानते और उन्हें कोर्ट में प्रूव करने को कहते हैं। तब मनोज कोर्ट को वही स्क्रिप्ट दिखाते हैं जो नाव में श्याम सिंघा रॉय ने उन्हें दी थी और उसी स्क्रिप्ट पर वासु ने कीर्ति के साथ अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो मनोज सिंघा रॉय देख चुके थे। वह हूबहू वही स्क्रिप्ट थी जो श्याम सिंघा रॉय ने उन्हें नाव में लिख कर दी थी, जबकि वो स्क्रिप्ट उन्होंने कभी पब्लिश नहीं करवाई थी, बस अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। और इसी के साथ एसआर पब्लिकेशन के ओनर होने के नाते वो केस विड्रॉल करवा देते हैं और वासु को बरी भी करवा देते हैं। तब मनोज सिंघा रॉय वासु से माफ़ी मांगते हैं कि उन्हें उस दिन शाम को अपने साथ गांव नहीं लेकर जाना चाहिए था और फिर वो बताते हैं कि रोजी अभी भी जिंदा है। उसे उन्होंने अपने एक दोस्त के गांव में सेफ रखा है, जहां वो एक डांस स्कूल चलाती है। यह सुनकर वासु को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वह उस वक्त श्याम सिंघा रॉय था और वो लोग रोजी से मिलने वहां पहुंच जाते हैं, जहां वासु पागलों की तरह हर जगह रोजी को ढूंढने लगता है। फिर उसे एक जगह पर रोजी दिख जाती है। वह रोजी के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। रोजी वासु के माथे पर किस करती है और उसके गले लग जाती है और फिर वासु की बाहों में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और उस समय रोजी के चेहरे पर सुकून और प्यार भरी स्माइल थी और इस तरह वासु यानी श्याम सिंघा रॉय के गोद में ही रोजी की मौत हो जाती है और उनका प्यार अमर हो जाता है और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।